काश कि हम निसंतान होते। कामिनी, तुम्हें कितनी बार कहा है पैरों में दर्द है तो सीढ़ियां मत चढ़ा करो। तुम्हें छत पर जाने की जरूरत क्या है? कपड़े सुखाने के लिए मुझे बोल दिया करो, मैं छत पर कपड़े डालने चला जाया करूंगा। तुम अपने पैरों को तकलीफ मत दो। उमाकांत जी ने अपनी पत्नी से कहा, आप तो बस बातें बनाना जानते हैं। जब भी किसी काम को कहती हूँ तो भूल जाते हैं। कितनी दफा कहा ममता को वापस काम पर बुला लेते हैं, पर आप ही की मानते ही नहीं हैं। ममता मेरे काम का कितना बोझ हल्का कर देती थी और काम भी बिल्कुल सफाई से करती थी। उसकी जैसी दूसरी घरेलू सहायिका ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। उसने थोड़े पैसे ही बढ़ाने को तो कहा था, बढ़ा देते आप। अब इस उम्र में मुझसे घर का सारा काम नहीं हो पाता है। ठंड में तो हाथ पैरों की उंगलियां अकड़ जाती हैं। इस उम्र में आप भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं और फिर ऊपर से आपको मेरी चिंता है ये जता भी रहे हैं। अगर सही मायने में मेरी चिंता है तो ममता को उसकी मन माफिक पगार पर रख लीजिए, मुझे बहुत आराम मिल जाएगा। कामिनी जी ने खींच कर कहा, कम्मो, मैं दूसरी सहायिका ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। ममता वैसे भी हमारे यहाँ 4 सालों से काम कर रही थी। एक ही सहायिका को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, वो भी रुपयों के लिए कितना चिक चिक करके गई है। जमाना भी खराब है। हम अखबार में रोज की खबर पढ़ रहे हैं कि अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपति की नौकर ने हत्या कर दी। कम्मो, हमें हमारी सुरक्षा खुद रखना है। हम भी अकेले ही रहते हैं और तुम बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास मत कर लिया करो। हम तो अपने खून से ही विश्वासघात झेले हुए हैं, किसी पराये पर विश्वास कैसे करें? कहने को 4 बेटे हैं पर एक भी हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है। चारों को पढ़ाए लिखाए इस काबिल बनाए कि बड़े अफसर बन गए, पर आज देखो मन बहुत कुंठित हो जाता है कि हमारे अपने बेटे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते। ये कैसी विडंबना है कम्बो। बचपन में हम जिन बच्चों की आंखों से एक आंसू नहीं आने देते, वे हमें खून के आंसू रुला रहे हैं। ईश्वर की भक्ति में क्या कमी रह गई जो उन्होंने हमें माता पिता बनने का सुख दिया, पर संतान के द्वारा प्यार और सम्मान का सुख हमें नहीं दिया। ये हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। कहते हुए उमाकांत जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कामिनी जी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे में लेकर गई और बिस्तर पर बैठा दिया और अपने आप भी उनके पास बैठ गई। अपने पति को इस तरह रोते हुए देखकर वो भी रोने लगी। आप अपना मन मत दुखाइए, हमारे कष्ट की कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ, ये क्या कम है? जिन दंपति की कोई संतान नहीं होती वे भी तो अकेले ही रहते हैं। कामिनी जी ने उमाकांत जी का हाथ पकड़े हुए ढांढस बंधाते हुए कहा। उमाकांत जी कहने लगे, कितने अरमान से हम चारों बेटों के यहाँ गए थे और चारों ने ही हमारा कितना अपमान किया है। मुझे आज भी वे दिन याद है जब हम बच्चों के जाने की खुशी खुशी तैयारी कर रहे थे। कितने खुश थे हम दोनों। सोचा था बच्चे हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और हम चारों बेटों के यहाँ बारी बारी करके रहेंगे और बच्चों के साथ खूब मजे करेंगे। परंतु चारों ने जो किया वे मैं आज तक भी नहीं भूला हूँ। बात करते करते दोनों पति पत्नी अपने अतीत में खो जाते हैं। कम्मो, जरा ये भी तो रखो, सबसे जरूरी चीज तो तुम यही भूल रही हो। उमाकांत जी ने चारों बेटों के बेसन के लड्डू के डिब्बे अलमारी से उठाकर पत्नी को दिए, जो दोनों पति पत्नी ने बहुत प्यार से बनाकर अलमारी में रख दिए थे। अरे हाँ जी धत्तेरी, ये तो मैं भूल ही जाती। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया जी। कामिनी जी ने सामान पैक करते हुए कहा तो उमाकांत जी ने डिब्बे कामिनी जी को थमा दिए। कामिनी जी ने चारों डिब्बे सामान में पैक कर लिए। सारी पैकिंग लगभग हो ही गई थी, बस अपने पोते पोतियों के उपहार रखने थे, वे भी रख लिए तो सारी पैकिंग पूरी हो गई। पैकिंग करने के बाद दोनों आराम से लेट गए। काफी देर हो गई किंतु सुबह जाने का सोचकर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों माता पिता को अपने बच्चों से मिलने की इतनी खुशी थी कि आंखों से नींद ही गायब हो गई थी। दोनों अपने बच्चों के बचपन की बातें याद करते रहे और फिर नींद में डूब गए। सुबह सवेरे उठकर जल्दी जल्दी काम निपटाया और सब सामान लेकर दोनों निकल पड़े। सफर में भी सोच सोच कर बहुत उत्साहित हो रहे थे। ट्रेन कहीं रुक जाती तो सोचते काश हमें पड़ लग जाएं और हम उठकर अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं। जैसे ही सफर पूरा हुआ ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन से उतरकर दोनों बुजुर्ग स्टेशन पर बैठ गए, इस इंतजार में कि उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। फोन तो कर दिया था, बोल रहा था आप आ जाइए, मैं स्टेशन पर ही मिलूंगा, यहाँ तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है।
कामिनी जी ने इधर उधर देखते हुए कहा। तो उमाकांत जी कहने लगे, मैं एक बार फिर से फोन करता हूँ। इतना कहकर उमाकांत जी ने बेटे को फोन लगाया तो बेटा बोला, पापा जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो घर तक आने में क्या दिक्कत है? बेटा हमारे पास सामान भी तो है। तो क्या हुआ पापा, आप घर से निकलकर एक शहर से दूसरे शहर भी तो आ ही गए हैं, यहाँ भी वैसे ही आ जाइए। और इतना कहकर बेटे ने फोन रख दिया। चलो कामनी, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। दोनों बुजुर्ग उदास चेहरा लिए घर तक जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, किंतु उनके घर पहुंचने पर किसी को भी रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटा बहू पोते पोतियां सब अपने अपने कामों में मगन थे। खाना तैयार था तो बहू ने लाकर खाना खिला दिया, फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। बेटे ने माता पिता से दो चार बातों से ज्यादा नहीं की। माता पिता ने बेसन के लड्डू का डिब्बा दिया तो बेटे को ज्यादा खुशी नहीं हुई और अपने काम के लिए निकल पड़ा। पोते पोतियां तो जैसे दादा दादी को जानते ही ना हो, अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप में लगे रहे। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी को बड़े बेटे के यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे, किंतु उनके होने या ना होने से उस घर में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोनों 3 दिन बाद एक पत्र छोड़कर घर से निकल पड़े, जिसमें लिखा था, बेटा तुम लोग बहुत अधिक व्यस्त हो, हमारे लिए तुम्हारे पास जरा सा भी समय नहीं है, तो हमने अब बस जाने में ही भलाई समझी। पत्र पढ़कर भी बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों माता पिता बड़े बेटे के यहाँ से निकलकर छोटे बेटे के घर के लिए निकल पड़े, जो दूसरे शहर में था। दोनों पति पत्नी फोन करने के बजाय सीधा घर पहुंच जाते हैं, किंतु वहां बेटे बहू को पता होता है कि माता पिता आने वाले हैं, क्योंकि बड़े ने फोन करके बता दिया था। जब दोनों घर पहुंचे तो बेटा तो बहुत खुश हुआ, परंतु बहू के बड़े नाक मुंह बन गए। ये देख दोनों माता पिता एक दूसरे को देखने लगे। बेटे ने अपनी पत्नी को खाने में माता पिता की पसंद का खाना बनाने को कहा, तो बहू ने कहा कि मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, मम्मी जी आ गई है ना, अब खुद देख लेंगी कि क्या पकाना खाना है। कामिनी जी ने भी बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटा मैं बना लूंगी। कामिनी जी ने अपने बेटे को बेसन के लड्डू का डिब्बा दिया तो बेटा बहुत खुश हुआ। दोनों माता पिता अपने बेटे को खुश देख बड़े खुश हुए और भगवान का शुक्र अदा किया कि चलो बेटा खुश तो हुआ। इसी खुशी के कारण कामिनी जी खाना बनाने में लग गई, किंतु बूढ़ी हड्डी में इतनी जान कहाँ होती है कि सफर भी करो और खाना भी पकाओ। कम्मो तुम रहने दो, खाना मत बनाओ, इतनी हिम्मत कहाँ है अब तुम्हारे अंदर? मैं देख लेता हूँ, बाहर से कुछ ले आता हूँ। नहीं जी, बाहर से क्यों लाओगे आप, हम बेटे के घर आए हैं, क्या सोचेंगे ये, मैं बना लूंगी, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैं भी काम में हाथ बटाऊंगा, तुम अकेली क्या क्या करोगी? दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर आकर भी काम में लग जाते हैं। बेटे को खुश देखकर बस उनके शरीर में खून बढ़ गया था, चाहे खाना खुद ही क्यों न बनाना पड़े। बेटे को पता था कि माता पिता आने वाले हैं, तब भी खाना तैयार नहीं किया। दोनों माता पिता ने खाना तैयार कर लिया तो बेटा बहू ने भी मजे मजे में खाया। सब खाना खाकर आराम करने लगे। बेटे ने माता पिता से खूब बातें की, जो बहू को हजम नहीं हो रही थी। उसने अपने पति को बुलाकर इसी बात पर झगड़ना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज दोनों माता पिता के कानों में पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद झगड़ा खत्म हुआ तो दोनों माता पिता ने भगवान का शुक्र अदा किया, किंतु ये आज का हुआ ड्रामा नहीं था। अगले दिन भी बहू ने ऐसा ही किया। बेटे की नौकरी पर जाते हुए भी बहू ने झगड़ा किया और आने के बाद भी लड़ाई करना शुरू कर दी और काम भी सास से ही करा रही थी। दोनों माता पिता इस बात से घबरा चुके थे कि शायद हमारा आना बहू को खटक रहा है। दोनों इस बात को समझ रहे थे कि बेटा माता पिता की जर से भी करता तो बहू बेटे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती थी। ऐसे ही 4 दिन बीत चुके थे। फिर 4 दिन बाद दोनों माता पिता ने जाने का फैसला कर लिया। बेटे से जाने के बारे में कहा तो बेटे ने रोकने की कोशिश की तो माता पिता ने रुकने से इनकार कर दिया और कहने लगे, बेटा हम बोझ बन गए थे शायद तुम्हारे ऊपर, बहू को आराम और शांति चाहिए, उसे आराम और शांति लेने दो, हमारा क्या है, हम तो बस ऐसे ही 2-4 दिन के लिए आ गए थे। इतना कहकर इस बेटे के घर से भी वे निकल पड़े। घर से निकलकर दोनों माता पिता ने तीसरे बेटे के घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। तीसरे बेटे के यहाँ पहुंच गए। दोनों बेटों के यहाँ रहने का अनुभव उनका अच्छा नहीं रहा था। घर जाने से पहले फोन इसलिए नहीं किया कि कहीं ये बेटा भी बड़े बेटे की तरह स्टेशन पर आने के लिए मना ना कर दे, इसलिए वे बिना बताए ही बेटे के यहाँ पहुंच जाते हैं। बेटे के यहाँ पहुंचते पहुंचते रात का समय हो चुका था।
बेटे के घर के बाहर पहुंचकर जब उमाकांत जी घर की डोरबेल बजाते हैं तो बहुत देर बाद बहू दरवाजा खोलती है। अपने सास ससुर को देखकर बहू भौचक्की की रह जाती है। उसे पता ही नहीं था कि उसके सास ससुर आने वाले हैं, क्योंकि दूसरे बेटे ने उन्हें फोन नहीं किया था। बहू सास ससुर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। बहुत देर तक तो दोनों सास ससुर को दरवाजे पर ऐसे ही देखती रहती है, अंदर आने के लिए भी नहीं कहती है। तभी बेटे की अंदर से आवाज आती है, अरे सीमा, कौन था गेट पर? कौन आया है? जो भी आया है उसे मना कर दो कि बाद में आए, क्योंकि अब हमें देर हो रही है निकलने के लिए। बहू के मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलती है तो बेटा खुद ही बाहर आकर देखता है। अपने माता पिता को देखकर वह भी भौचक कर रह जाता है। बेटे को भी अपने माता पिता को देखकर जरा सी भी खुशी नहीं होती, उल्टा अपने माता पिता को ही कहता है, अरे माँ बाबूजी, आप दोनों, आपने तो बताया ही नहीं कि आप आने वाले हैं। ऐसे बिना बताए आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इस पर उमाकांत जी कहते हैं कि बेटा, हमने सोचा अपने बेटे के यहाँ ही तो जा रहे हैं, इसलिए हम बिना बताए आ गए हैं। तुम लोग कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, हम लोग पार्टी के लिए निकल रहे थे। अब आप आ गए हैं तो हमारा सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। बेटा भी माता पिता को अंदर आने के लिए नहीं कहता है और दो बातें सुनाने लगता है। बेटा अपनी पत्नी से कहता है, बताओ सीमा, अब क्या करना है? हम निकलने के लिए पहले ही लेट हो रहे हैं और अब ये दोनों आ गए हैं। राकेश के फोन पर फोन आ रहे हैं तो सीमा कहती है, हम तो निकल लेते हैं। ये दोनों यहाँ आ ही गए हैं तो अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। मन मार कर बेटा और बहू उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। उमाकांत जी और कामिनी जी अंदर तो आ जाते हैं, परंतु उन पर घड़ों पानी पड़ रहा था। दोनों बेटे बहू उन्हें छोड़कर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उमाकांत जी उदास नजरों से कामिनी जी की तरफ देखते हैं। कामिनी जी की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोनों माता पिता को भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। दोनों किचन में जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई भी ऐसा खाने का सामान नहीं मिलता है। फिर कामिनी जी फ्रिज खोलकर देखती हैं तो उन्हें ब्रेड मिल जाती है। वे ब्रेड निकालती हैं और जैसे तैसे करके दोनों ब्रेड से अपना पेट भर लेते हैं। दोनों की कमरे में जाने की हिम्मत भी नहीं होती है। वे दोनों वहीं ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। बेटा बहू पार्टी से लौटकर सुबह के 3 बजे आते हैं और आकर सो जाते हैं। उमाकांत जी और कामिनी जी को बस थोड़ी बहुत देर के लिए ही नींद आती है। वे दोनों बेसन के लड्डू और जो उपहार बेटा बहू के लिए लेकर आए थे रखकर अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर सबसे पहले कोई नाश्ता करने के लिए होटल वगैरह ढूंढते हैं। बहुत दूर चलकर उन्हें एक होटल मिल जाता है। भूख बहुत तेज लगी थी तो पहले पति पत्नी दोनों अच्छी तरीके से नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों पति पत्नी चौथे बेटे के घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। तीनों बेटों का व्यवहार देखकर उनका चौथे बेटे के यहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, परंतु दोनों सोचते हैं कि अब जब तीनों बेटों को देख लिया है तो अब चौथे को भी देख ही लेते हैं। मन में ये अरमान तो नहीं रह जाएगा कि चौथे के यहाँ नहीं गए थे, क्या पता वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता। यही सोचकर वे दोनों चौथे बेटे के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लंबा सफर करके दोनों पति पत्नी स्टेशन पर उतरते हैं। पहले सफर के बाद उन्हें आराम नहीं मिला था, अब दूसरा सफर करना पड़ गया था, इसलिए अब वे दोनों थककर चूर हो चुके थे। किसी भी तरह से घर जल्दी पहुंचकर दोनों आराम करना चाहते थे, परंतु मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस बेचैनी को लिए हुए थके हारे वे दोनों अपने सबसे छोटे बेटे के यहाँ पहुंच जाते हैं। बेटे के घर पहुंचते पहुंचते दोनों को रात के 8 बज चुके थे। बेटा बहू दोनों ही नौकरी करते हैं तो इस समय तक बेटा बहू घर आ गए होंगे, यही सोचकर दोनों बिना बताए ही पहुंच जाते हैं। डोर बेल बजाते हैं तो कुछ देर बाद बेटा गेट खोलता है। अपने माता पिता को अचानक देखकर बेटा खुश हो जाता है, उन्हें प्रणाम करता है, उनके चरण स्पर्श करता है और आदर पूर्वक माता पिता को अंदर बुलाता है। बहू भी अंदर से निकल कर आती है तो दोनों सास ससुर को देखकर खुश होती है और दोनों को प्रणाम करके चरण स्पर्श करती है। दोनों बेटा बहू सास ससुर के सफर के बारे में पूछते हैं कि कैसा रहा। उसके बाद बेटा बाहर से खाने के लिए ऑर्डर कर देता है, क्योंकि दोनों बेटा बहू भी आधा घंटे पहले ही घर आए थे और खाने का कोई इंतजाम नहीं था। कामिनी जी बेटे बहू को बेसन के लड्डू का डिब्बा देती हैं तो बेटा और बहू दोनों खुश हो जाते हैं। खाना खाने के बाद बेटा और बहू कहते हैं, मम्मी जी, हम दोनों को 15 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। आपको तो पता ही है
हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसके लिए हम दोनों को ही बाहर जाना है। हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। आप दोनों हम दोनों के बिना यहाँ क्या करेंगे? फिलहाल आप दोनों घर वापस चले जाइए। जब हम दोनों आ जाएंगे तब आप दोनों फिर से आ जाइएगा। उमाकांत जी और कामनी जी जो बेटे बहू के व्यवहार से बहुत खुश हो रहे थे, उनकी खुशी 1 मिनट में ही छुमंतर हो गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी और बेटे बहू से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुम्हारे साथ ही सुबह को निकल जाएंगे। अभी तुम दोनों के पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर बाद में आ जाएंगे। ये सुनकर बेटा और बहू खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उमाकांत जी उदास नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगते हैं। कामनी जी उमाकांत जी का हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देती है और दोनों पति पत्नी उदास होकर चुपचाप सोने के लिए लेट जाते हैं। दोनों का सफर में थक कर बुरा हाल था और अगले दिन ही घर के लिए सफर पर निकलना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, परंतु वे कर भी क्या सकते थे। अभी तो सफर की थकान से बुरा हाल था और बेटा बहू ने उन्हें घर वापस चले जाने का फरमान सुना दिया था। सुबह को फिर से सफर पर जाने की टेंशन में दोनों पति पत्नी को ठीक से नींद भी नहीं आती है। थके हारे ही वे सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बेटा बहू उन्हें नाश्ते के लिए रोकने की कोशिश भी करते हैं, परंतु वो मना कर देते हैं कि उन्हें भूख नहीं है और घर से बाहर आकर वे पहले किसी होटल में नाश्ता करते हैं, फिर अपने घर की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने घर वापस आकर चैन की सांस लेते हैं। दोनों माता पिता कितनी खुशी खुशी अपने बच्चों के यहाँ गए थे, परंतु चारों बेटे बहुए उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। चारों बेटे बहू के व्यवहार से उनके हृदय को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। दोनों के हृदय बहुत आहत थे। वे अपने जीवन में कभी भी बेटों के यहाँ नहीं जाने का फैसला कर लेते हैं। ये बातें उन्हें कभी भी नहीं भूलती थी। जब भी उन्हें ये बातें याद आ जाती थी तो दोनों पति पत्नी रोने बैठ जाते थे और एक दूसरे को सांत्वना देकर चुप करते थे। आज भी ऐसे हुआ था। उमाकांत जी को वो सब कुछ याद आ गया था और वो रोने लगे थे। उन्हें रोता देखकर कामिनी जी भी रोने लगी थी। दोनों पति पत्नी अतीत से बाहर आते हैं और कामिनी जी उमाकांत जी से कहती हैं, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कामिनी जी बहाने से उठकर किचन में आ जाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और अगर वे अपने पति के सामने रोती तो उन्हें और भी ज्यादा दुख होता। कामिनी जी किचन में चाय बनाने के लिए तो आ गई थी, परंतु किचन में एक तरफ बैठकर पहले बहुत देर तक रोती रही, फिर जैसे तैसे करके अपने आंसुओं को पोंछकर चाय बनाने के लिए खड़ी हुई, परंतु चाय बनाते समय भी कामिनी जी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। मनी मनी ये सोचकर वेदना और बढ़ गई कि शादी के 6 सालों बाद ईश्वर ने उनकी गोद भरी। उसके बाद 4 बेटों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर जिसे वे सौभाग्य समझ रही थी असल में वे दुर्भाग्य निकला। ये कैसी विडंबना है कि संतान सुख के लिए जवानी में तड़पे और बुढ़ापे में उनके प्यार उनके अपनत्व को तरस रहे हैं। इससे अच्छा तो निसंतान ही रहते। शायद हमारे जीवन की ये परीक्षा अंतिम सांस तक चलती रहेगी। कामिनी जी ने बड़े जतन से खुद को संभाला और चाय बनाकर उमाकांत जी को दी। दोनों पति पत्नी चाय की चुस्कियों संग अपने गम को खुशी में परिवर्तित करने की कोशिश करने लगे, परंतु औलाद के दिए हुए जख्म आसानी से नहीं भरते हैं। कृपया करके अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़िए। समय बड़ा बलवान है। जैसा आप अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसे ही आपकी संतान आपके साथ भी करेगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ये नियति का नियम है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।